हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ और उसमें हमने पढ़ लिया था किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य था और किस प्रकार उसकी स्थापना हुई और किस प्रकार हमने समुद्रगुप्त को लास्ट में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उसने भारत के बहुत बड़े भाग को अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधा और उससे भी कहीं अधिक क्षेत्र में कहीं अधिक दायरे में उसका लोहा माना जाता था, जो उसकी यथार्थवादी नीति का प्रतीक था। और इसी कारण स्मिथ ने समुद्रगुप्त उसकी बहादुरी युद्ध कौशल के कारण उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। स्मिथ अंडरलाइन कर लेना बहुत ही अच्छी बात है। कई बार आप कंपटीशन एग्ज़ाम में देखते हो कि प्रश्न पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परंतु कई बार थोड़ा डीपली वो पूछ लेता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, तो इसका उत्तर लिखोगे आप स्मिथ ने। तो आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि है 375 ईसा से 412 ईस्वी तक ईस्वी से। समस्त गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य, वीरता एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। आगे है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया। उसके दरबार में कालिदास, जो कि संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, एवं अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, यानी कि शकों को इसने पराजित किया था और उसी जीत की खुशी में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की, यानी कि मजबूत की। उसने नागवंश की कुबेर नागा तथा वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। इनसे प्रभावशाली शासकों की मित्रता व संरक्षण प्राप्त हो गया, यानी कि जब वैवाहिक संबंध स्थापित इसने किए तो इसके साथ साथ जो प्रभावशाली शासक थे, प्रभावशाली जो राजा थे, उनकी मित्रता भी हो गई और साथ में उनके संरक्षण भी इनको प्राप्त हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को अरब सागर तक बढ़ाया और सौराष्ट्र प्रायद्वीप को विजित किया, यानी कि विशेष रूप से जीता। उसने पश्चिमी भारत के शकों को पराजित किया तथा शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराया।
इससे गुजरात, मालवा व कठियावाड़ गुप्त साम्राज्य के अंग बन गए। हूणों की सक्रियता को देखते हुए उसने उत्तर पश्चिम के गणराज्यों का विलय कर लिया। महरौली अभिलेख से विदित होता है, ज्ञात होता है कि उसने पश्चिम में बाहलिक यानी कि बैक्ट्रिया व पूर्व में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया, अपने राज्य का विस्तार किया। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाने से राज्य के समुद्री व्यापार एवं गुजरात प्रांत के संसाधनों में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम और शौर्य से गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का चतुर्दिक यानी कि चारों ही दिशाओं में विकास किया और अपने यश और वैभव में वृद्धि की, उन्नति की। अब आगे है कुमारगुप्त प्रथम 412 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पे बैठा, यानी कि उसने राजतंत्र संभाला। उसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई। बयाना मुद्रा भांड से कुमारगुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिली हैं। हवेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया। कुमारगुप्त को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। यहीं से गुप्त साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर हुआ, यानी कि उसका पतन होना शुरू हो गया। संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त ही था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, बहुत ही अच्छा प्रश्न। संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त ही था भी। अब आगे है स्कंदगुप्त। आगे है स्कंदगुप्त, जो कि है 455 से 467 ईस्वी तक। 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ के रूप में उल्लिखित हूणों के आक्रमण का, उसके हमले का सामना करना पड़ा, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभलेख में मिलता है, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली, अर्थात उसको विजयश्री प्राप्त हुई। इनकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा, जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया और गिरिनाथ पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य भी गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा, और जिसने उस झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे है स्कंदगुप्त ने के शासन के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य आंतरिक व बाहरी समस्याओं से ग्रसित था। स्कंदगुप्त का जो शासन आया, तो जो गुप्त साम्राज्य था वो आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रसित था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख, जूनागढ़ अभिलेख तथा
चंद्रगुप्त परिप्रेक्षा आदि अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से हूण आक्रमण का एवं स्कंदगुप्त के द्वारा उनको पराजित करने का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध संभवतः उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ। स्कंदगुप्त ने बाह्य शत्रुओं, पुष्यमित्रों व हूणों को परास्त कर गुप्त साम्राज्य को भीषण संकट से बचाया एवं गुप्त साम्राज्य को स्थायित्व व व्यवस्था प्रदान की। इसके अतिरिक्त उसने वाकाटकों व नागवंश के आक्रमण को असफल कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर साम्राज्य की रक्षा की और अपने साम्राज्य को बढ़ाया, उसके क्षेत्र में वृद्धि की। अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण या स्थायी बनाए रखने तथा सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने के साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। स्कंदगुप्त ने इन समस्याओं का बड़ा ही धैर्य व साहस से मुकाबला किया और वह सफल रहा। विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई। यह उसके शौर्य का, उसके यश का, उसके वैभव का जीवंत प्रमाण है कि अनेकानेक विपत्तियों के, मुश्किलों के होते हुए भी उसने बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, स्थायी बनाए रखा भी। स्कंदगुप्त की सफलताओं का आधार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसने पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर सीमा का महत्व समझा एवं उसकी सुरक्षा का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ समुचित प्रबंध किया। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया, बांटा एवं योग्य प्रांतपतियों की नियुक्ति की जो पूर्ण रूप से प्रजाहित को महत्व देते थे। वह प्रजापालक, उदार तथा धर्म सहिष्णु शासक था। उसके साम्राज्य में सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसका बुद्धिमत्तापूर्ण शासन, उसके शौर्यपूर्ण युद्ध, उसकी स्वदेश भक्ति, इस सब ने स्कंदगुप्त को महान गुप्त सम्राटों में से एक बना दिया। उसकी मृत्यु के साथ गुप्त साम्राज्य विघटन और विभाजन की ओर अग्रसर हुआ, विभाजन की दिशा में अग्रसर हुआ भी। आगे है सुदर्शन झील। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा जनता के कल्याण हेतु, अपनी जनता के भले हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया एवं स्वयं रुद्रदामन द्वारा उसकी मरम्मत करवाने का उल्लेख मिलता है या वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेखानुसार भारी वर्षा के कारण टूटने से झील के बांध का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र व गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने कराया। सुदर्शन झील प्राचीन भारत के शासकों द्वारा जल प्रबंधन एवं संरक्षण का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है भी, यानी कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नमूना है भी।
आगे है स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, बालादित्य द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त ने शासन किया या शासन संभाला। लेकिन धीरे धीरे उनका राज्य सीमित होता गया, यानी कि छोटा होता गया। संभवतः बंगाल के गौड़ों ने अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को क्या किया, समाप्त किया। आगे है गुप्तों के पतन का मूल कारण केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना था, यानी कि गुप्तों का जो पतन था, जो उनकी केंद्रीय शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, तो यही इनके पतन का मूल कारण था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने गुप्त सम्राटों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव को भी उनके पतन का कारण माना है। गुप्त सम्राटों ने सैनिक शक्ति और शांतिपूर्ण विदेश नीति का पालन नहीं किया, जिसके कारण विदेशी शत्रुओं, शक्तिशाली सामंतों एवं अधीन शासकों को लाभ उठाने का अवसर मिला। आगे है गुप्त कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास। प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। इस युग की कला में भारतीयकरण, सौंदर्याभिव्यक्ति, भावचित्रण एवं आध्यात्मिकता का अंकन उल्लेखनीय है। इस काल की कला में रूढ़िवादिता का अभाव, स्वाभाविक एवं यथार्थवादिता का अंकन, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभव सृजन, आध्यात्मिक आदर्श कला, तकनीक की सादगी और अभिव्यंजना, लावण्य और लालित्य का संयम प्रदर्शन मिलता है। आगे है वास्तुकला। इस काल में मंदिर वास्तु के विकास के साथ साथ इसके शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणापथ तथा द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां आदि इनकी सामान्य विशेषताएं हैं। यह ईंट एवं पत्थरों से निर्मित है। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरीगांव का लक्ष्मण मंदिर व देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि प्रमुख मंदिर हैं भी। ये हैं प्रमुख मंदिर जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ का, लक्ष्मण मंदिर भीतरीगांव का और समुद्रगुप्त का ये सिक्का है। इनमें क्रमशः मंदिर की योजना व आकृति में सतत विकास दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। इनके अतिरिक्त विहार, स्तूप, गुहा यानी कि गुफाएं वगैरह, चैत्य आदि निर्मित हुए, जिनमें अजंता, बाग, एलोरा, उदयगिरी, के गुहा के मंदिर, धमेक स्तूप व महाबोधि विहार, बोध गया, ये सब क्या हैं, प्रमुख हैं। आगे है मूर्तिकला। तो मूर्तिकला को हम पढ़ेंगे आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान।
तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें आपको प्रश्न करना है चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन करने, चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन करना है। बढ़िया तरीके से इसको करोगे तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।